बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एमडीकेट 2024 का हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। 3 लेक्चर हमारे हो गए हैं और आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और आज के टॉपिक में हम एमसीक्यूज करेंगे न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये एमसीक्यूज मुख्तलिफ बुक्स, चाहे वो पंजाब हो, फेडरल हो या केपी के हो, और जो मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स हुए हैं यानी पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं वहाँ से उठाए हैं। सो आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। लेकिन जो बाकी 3 लेक्चर्स अगर आप लोगों ने मिस किए हैं, काइंडली वो भी मौजूद हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने, वहीं पर पड़े हुए हैं, आप लोग उन्हें ज़रूर देख लें। तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज फाउंड विद इन द न्यूक्लियस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, कि कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस में और वो स्ट्रक्चर पर रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम सिंथेसिस के लिए। हमारे पास अल्फा जो यानी जो ए ऑप्शन है क्रोमेटिन, बीटा यानी बी न्यूक्लियोलस, चार्ली सी हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप, और डेल्टा जिसको डी यानी हम इस जो ऑप्शन है हमारे पास वो है न्यूक्लियर पोर्ट। तो अगर आता है फिर तो डायरेक्टली आप क्लिक करते जाएं अपने साथ, अगर नहीं आता तो एंड में जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है और हमारे पास एक हिंट भी है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम सिंथेसिस के लिए, वो हमारे पास बी ऑप्शन न्यूक्लियोलस है। तो आप हिंट से भी देख सकते हैं कि इट इज़ अ डेंस स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो याद रखें कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम सिंथेसिस के लिए, वो हमारे पास न्यूक्लियोलस हैं। सेकेंड एमसीक्यूज, द न्यूक्लियर एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लिपिड बाइलेयर्स। अब हमें पता है कि ये जो न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, ये कहते हैं कि कितने लिपिड बाइलेयर्स का ये बना होता है या इनमें कितने लिपिड बाइलेयर होते हैं। तो हमें पता है ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, बी 2, सी हमारे पास 3 और डी 4। तो हमें आता है और ये हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है जिसमें हमारे पास 2 लिपिड बाइलेयर होता है। और ये हिंट में आप लोग चेक कर सकते हैं कि इट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो ये भी आप लोग याद रखें कि जो हमारे पास जो न्यूक्लियर एनवेलप 2 लिपिड बाइलेयर्स पर मुश्तमिल होता है, ये क्या करता है, न्यूक्लियस को सेपरेट करता है किस चीज़ से, साइटोप्लाज्म से। थर्ड हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास 2 टाइप्स होती है। एक को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो फंक्शन नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो बताया जाए। तो ए ऑप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, बी हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म, सी डीएनए रेप्लिकेशन और डी हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन। तो याद रखें कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। कौन करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बाकी रही हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म बी ऑप्शन और डी ऑप्शन डिटॉक्सिफिकेशन। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दूसरा टाइप है जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये उनके फंक्शन है। सो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हुआ। तो जो हमारे पास ऑप्शन रह गई है वो सी ऑप्शन है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस जो होता है, हिंट में आप लोग चेक कर सकते हैं कि दिस प्रोसेस अकर्स इन द न्यूक्लियस। ये अमल जो होता है ये न्यूक्लियस में होता है। तो सी ऑप्शन इसका क्या है, हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन फंक्शन नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्वेश्चन नंबर 4,
विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन हमारे पास कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या इन्वॉल्व होता है। तो वो हमारे पास ए ऑप्शन स्मूथ, बी हमारे पास रफ, सी हमारे पास बोथ और डी हमारे पास नाइदर। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है आप लोग को यहाँ पर नजर आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंट में आप लोग चेक कर सकते हैं कि इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। सो बी ऑप्शन हमारा इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 5, What is the primary role of smooth endoplasmic reticulum? अब देखो रफ का तो हमारा हो गया, अब स्मूथ की बारी है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, बी लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, सी एटीपी प्रोडक्शन और डी हमारे पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो हिंट देखते हैं कि इट लीक्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। तो याद रखे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते सरफेस पे, जबकि रफ के साथ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं सरफेस पे। तो जो जो बी ऑप्शन है यहाँ पर कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस भी करते हैं और साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6, Which of the following structure allows the transport of molecules across the nuclear envelope? कहते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर अलाउ करता है मूवमेंट क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द न्यूक्लियर एनवेलप, यानी न्यूक्लियस के बाहर और अंदर कौन से मटेरियल्स कौन से मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती हैं और कौन सा स्ट्रक्चर उनको यानी कौन सा स्ट्रक्चर अलाउ करती हैं। ए ऑप्शन क्रोमेटिन, बी न्यूक्लियोलस, सी न्यूक्लियर पोर्स और डी हमारे पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो इंतहाई सीधा साधा एमसीक्यूज हैं और हिंट में देख लें कि दे एक्ट एज गेटवे इन द न्यूक्लियर एनवेलप, यानी सी ऑप्शन जो हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स हैं वो अलाउ करती हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। तो सी ऑप्शन न्यूक्लियर पोर्स हमारे पास है और ये क्या वर्क करता है एज अ गेटवे, यानी जब फॉर एग्जांपल किसी घर पे चौकीदार ठहरा हुआ है तो वो मॉलिक्यूल्स को अंदर आने भी देता है और बाहर जाने भी देता है। सो ये हमारे पास सी ऑप्शन है न्यूक्लियर पोर्स। क्वेश्चन 7, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ। कहते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये रफ हमें क्यों शो होता है। ए ऑप्शन इट्स अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, बी प्रेजेंस ऑफ लिपिड, सी हमारे पास अटैच राइबोसोम्स, डी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सीधा साधा एमसीक्यूज है। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए हमें रफ नजर आते हैं जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसको स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है कि अटैच राइबोसोम्स इसलिए हमें रफ नजर आते हैं। और हिंट भी आप लोग से चेक कर सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इनकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है यानी ये करता है। एमसीक्यूज नंबर 8, विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। कौन सा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली होता है किस चीज के साथ, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ए ऑप्शन गल्जी अपरेटस, बी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, सी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी हमारे पास लाइसोसोम। आता है तो डायरेक्ट क्लिक करें, नहीं आता तो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो सेलुलर स्ट्रक्चर यानी जो कंटिन्यूस करता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, उसका नाम हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और हिंट में आप लोग देख सकते हैं कि इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस of protein as well as and lipids। 9 हमारे पास है The process of translation occur in which part of the cells। ये एक प्रोसेस है जिसका नाम ट्रांसलेशन है। कहते हैं कि एक सेल के कौन से हिस्से में होती है या यानी अकर होती है। ए ऑप्शन हमारे पास न्यूक्लियस, बी गल्जी अपरेटस, सी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो याद रखें कि ये जो ट्रांसलेशन अकर होती हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं, यानी जो डी ऑप्शन है। और इसका जो हिंट है कि इट इन्वॉल्व्स राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम्स में ये इन्वॉल्व होते हैं और करेक्ट ऑप्शन इसका डी है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारे पास है which of the following organelle is directly involved in the detoxification of drugs and poisons। तो हमारे पास ए ऑप्शन है
कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या पॉइजनस की जो होती है ना वो कौन करता है? न्यूक्लियर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सी हमारे पास रफ है और डी हमारे पास लाइसोसोम है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होती हैं और डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं वो कौन करता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यानी ये हिंट क्या है कि ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है और ये यही चीजें करता है। 11 The genetic material of eukaryotic cell is found in the, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होती हैं, जो आरएनए या डीएनए हम जिसको कहते हैं, वो कौन से यूकेरियोटिक सेल में यानी कहाँ पर पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस और डी हमारे पास गोल्गी apparatus। इंतहाई सीधा सा एमसीक्यूज हैं, याद रखें कि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है ये हमेशा न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी एंड इट्स हिंट इज that it is enclosed with a double membrane. Next MCQs. Which of the following statement about the nuclear lamina is correct? अब न्यूक्लियर लेमिना के बारे में कहते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए हमारे पास है इट इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए सिंथेसिस, बी इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, सी हमारे पास इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द न्यूक्लियस और डी हमारे पास इट सिंथेसिस प्रोटीन्स। तो याद रखिए कि जो न्यूक्लियर लेमिना है ये क्या करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं यानी मुहैया करती है स्ट्रक्चर सपोर्ट को, किस चीज को? न्यूक्लियस को। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है ये सही है और इसका हिंट जो है ना कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ व्हाट? ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। 13 एमसीक्यूज। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, सिंपल सा एमसीक्यूज कि क्रोमेटिन किन चीजों का बना होता है? ए ऑप्शन डीएनए प्रोटीन, बी लिपिड प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट डीएनए और डी हमारे पास आरएनए एंड लिपिड। सीधा एमसीक्यूज आता है तो क्लिक करें, नहीं आता तो करेक्ट ऑप्शन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं कि क्रोमेटिन हमारे पास जो है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है और इसके हिंट है कि इट फॉर्म्स द मटेरियल ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन 14। The rough endoplasmic reticulum is particularly abundant in the cell that synthesize extensive amount of, कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर्टिकुलरली ज्यादा होता है यानी abundant यानी तादाद में ज्यादा होता है सेल में, और वो किस चीज के सिंथेसिस करता है? एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ लिपिड, ए बी प्रोटीन, सी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, डी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। तो इंतहाई सिंपल सा एमसीक्यूज हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमेशा प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन है। 15 एमसीक्यूज। The smooth endoplasmic reticulum stores which ion that is essential for muscle contraction, कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक आयन स्टोर होती हैं जो जरूरी होती है किस चीज के लिए? जब हमारी मसल की कंट्रैक्शन हो रही होती है। तो उस आयन का नाम बताएं। ए ऑप्शन सोडियम, बी पोटाशियम, सी कैल्शियम और डी हमारे पास मैग्नीशियम। तो याद रखिए कि जो स्टोर होती है यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है जिस आयन को, और वो आयन फिर एसेंशियल होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कंट्रैक्शन का, वो हमारे पास सी ऑप्शन है जिसको हम कैल्शियम कहते हैं। और हिंट इसका यह है कि दिस आयन इज आल्सो इन्वॉल्व इन बोन हेल्थ, ये बोन हेल्थ में भी इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 16। Which of the following statement is true about the nucleoplasm? अब न्यूक्लियोप्लाज्म यानी वो न्यूक्लियोप्लाज्म वो इलाका होता है जो सेल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कहते हैं कि अभी कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में सही है? ए ऑप्शन इट कंटेन्स राइबोसोम, बी हमारे पास इट इज पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, सी इट इज द फ्लूइड विद इन द न्यूक्लियस, डी हमारे पास इट फॉर्म्स द न्यूक्लियर एनवेलप। तो जिस तरह बता दिया मैंने आपको कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है कि इट इज द फ्लूइड विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होती हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो सी ऑप्शन आप लोग चेक कर सकते हैं और इसका हिंट है कि इट इज द सब्सटेंस इन विच न्यूक्लियर कंपोनेंट्स आर सस्पेंडेड। क्वेश्चन नंबर 17। The endoplasmic reticulum contributes to the formation of which cell organelle? यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंट्रीब्यूशन करता है कौन से ऑर्गेनेली यानी कौन से सेल ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करता है? ए ऑप्शन लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी क्लोरोप्लास्ट, डी हमारे पास सेंट्रियोल। तो जो सही ऑप्शन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रीब्यूट करता है किसी भी सेल ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन में, वो हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। इसका हिंट है कि दिस ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। तो ये भी याद रखिए कि लाइसोसोम क्या करता है? वो डाइजेशन में क्या है? डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन द न्यूक्लियस?
कौन सी चीज है जो न्यूक्लियस में अकर ही नहीं करता? ए ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन, बी हमारे पास रेप्लिकेशन, सी हमारे पास ट्रांसलेशन, डी हमारे पास डीएनए प्रोसेसिंग। तो ये जहां पे सही ऑप्शन है जो न्यूक्लियस में नहीं होता वो क्या है? बाकी तीन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और डीएनए प्रोसेसिंग, ये होते हैं न्यूक्लियस में। लेकिन जो सी ऑप्शन है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ये न्यूक्लियस में नहीं होता, बल्कि ये प्रोसेस अकर होता है कहां पर? साइटोप्लाज्म में। तो ये एमसीक्यूज भी आपका हो गया। 19, which structure is responsible for the modification and storing of protein synthesized in the endoplasmic reticulum? कौन सा स्ट्रक्चर जिम्मेदार होता है मॉडिफिकेशन और स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन्स की? किस कहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ए ऑप्शन गल्जी अपरेटस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम और डी पेरोक्सिसोम्स। तो जो सही ऑप्शन है इसका, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनेली, मॉडिफिकेशन जो देती है और साथ साथ में स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन करती है, वो हमारे पास गल्जी अपरेटस है। और इसका हिंट है कि इट इज ऑफन कंसीडर्ड इज द शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। लास्ट एमसीक्यूज आज की वीडियो का, द प्रेजेंस ऑफ विच मॉलिक्यूल इंडिकेट दैट अ सेल इज एक्टिवली साइंथिसाइजिंग प्रोटीन? कहते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो मौजूद होता है वो इंडिकेट करता है, वो मालूम करता है कि सेल एक्टिवली यानी एक्टिवली साइंथिसाइजिंग कर रहा है किस चीज की? यानी प्रोटीन को बना रहा है। ए ऑप्शन डीएनए, बी मैसेंजर आरएनए, सी हमारे पास एटीपी, डी हमारे पास ग्लूकोज। तो याद रखें कि जो ऑर्गेनेली यानी जो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करता है? ये इंडिकेट्स करता है कि मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी एक्चुअली साइंथिसाइजिंग ऑफ प्रोटीन हमारे पास सेल कर रहा है। तो बी ऑप्शन सही है। हिंट में भी आप लोग देख सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल कैरीज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोग काइंडली ये एमसीक्यूज अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह हम रोज आप लोग को एक एक वीडियो प्रोवाइड करते जाएंगे। और आप लोग के जो बायो का पोर्शन है वो इंशाल्लाह आप लोग का जो एमडीके टेस्ट है वहाँ से उससे पहले हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो दिन में हम बायो को लाजमी टाइम दिया करें। 15-20 मिनट की हमारी वीडियो होती है। इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।